बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़राय के साथ में इफ्तार काज़मी और साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं। वो इंकशाफात क्या है और उनकी मौत किस तरह वाक़या हुई, कीनियन पुलिस ने क्या बयान दिया है, ये बात सामने आ चुकी है कि अरशद शरीफ की मौत कीनिया पुलिस की फायरिंग से हुई है। ये कीनिया पुलिस ने दावा किया। इस दावे में किस हद तक सच्चाई है और जो नए फैक्ट सामने आए हैं उन पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि एक्चुअली कितनी गोलियां चलाई गई, किस तरफ से चलाई गई, गाड़ी के किस हिस्से में गोलियां लगी और अरशद शरीफ को जो लगने वाली गोली थी वो किस तरफ से आई थी। तो ये बड़े अहम इंकशाफात है जो अफ्रीकी मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं और शायद अब तक पाकिस्तान में किसी मीडिया के ऊपर इस पर इतनी डिटेल से बात नहीं हुई। तो मैं आपको उसके कुछ अहम फैक्ट बताऊंगा। इस बात से कतई नजर के पाकिस्तान के अंदर सियासत वैसे ही है जो कि तू है और पाकिस्तान के सियासी मामला वैसे चल रहे हैं। हासब के लिए आज वैसे ही बहुत बुरा दिन था और उनके लिए कई बुरी खबरें आज रूनुमा हुई है। कम से कम 3 बड़े ऐसी मामला थे जिनमें खासब को शदीद हजीमत का, नाकामी का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो कराची वालों के लिए एक बड़ी बुरी खबर यह है कि कराची इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 12 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है और इसकी मंजूरी नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने दी है, जिसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 14 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी और ये कहा था कि 31 अगस्त को समाही एडजस्टमेंट की के हवाले से एक समात हुई थी और के इलेक्ट्रिक को जो है वो 34 समाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई है। तो ये हर समाही यानी हर 3 महीने के बाद कि इलेक्ट्रिक को जो अपने बिजली की कीमत है उसको रिवाइव वो करती है। तो अब उन्होंने नेपरा ने उनको 12 रुपये 68 पैसे फी यूनिट जो है बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। जो कराची के लिए एक बुरी खबर है। इससे यकीनी तौर पर महंगाई में बहुत इजाफा होगा। पहले ही कराची वाले सख्त परेशानी का शिकार है, वैसे पूरा पाकिस्तान ही है। हासब की जो के लिए जो बुरी खबरें हैं वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अरशद शरीफ की स्टोरी पाएंगे क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन ये स्टोरी है। और ये स्टोरी ये है कि अरशद शरीफ का कत्ल यकीनी तौर पर एक पुरस्कार कत्ल है। इससे पहले कीनिया की पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को बताया था कि अरशद शरीफ जो है वो कीनिया पुलिस के साथ यानी उनकी फायरिंग से मारे गए और ये वाकया गलत फहमी की बुनियाद पर पेश आया। कीनियन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है और वहाँ की जो पुलिस है उनका मौक़िफ़ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया वो आप देख भी सकते हैं। उनके मुताबिक कोई कार छीनी गई थी और उस कार को छीनने की इतला जो है वो एक काउंटी पुलिस ने दूसरी काउंटी पुलिस को दी। तो उन्होंने रास्ते में बैरियर लगाए हुए थे और उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया। कार नहीं रुकी तो फायरिंग कर दी गई। उस फायरिंग के नतीजे में उस कार में सवार अरशद शरीफ जो है फौरी तौर पर जाँ बाक हो गए। उनके साथ उनके ड्राइवर जो जख्मी हो गए। इससे पहले भी एक स्टेटमेंट केनिया पुलिस दे चुकी थी और वो कह चुकी थी कि एक इतला थी कि किसी बच्चे को अगवा कर लिया गया है और उसको गाड़ी में ले जाया जा रहा है और ये उसी तरह की गाड़ी थी जिस तरह की गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे। अब जो सवाल है वो सबसे पहले ये उठाया जा रहा है कि अरशद शरीफ केनिया में क्या करने गए थे। तो जो इब्तदाई तौर पर पुलिस का बयान था उनके मुताबिक जो अरशद शरीफ है उनके साथ जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो जख्मी हुआ और जख्मी ने बयान दिया कि वो डेवलपर है और वो यहाँ पे अपनी ज़मीनों के हवाले से वो जा रहे थे कहीं पे, तो उन पर ये फायरिंग की गई है। तो जो बाद में स्टेटमेंट आया उसमें ये इंकशाफ हुआ कि अरशद शरीफ के साथ कोई और नहीं था बल्कि उनके अपने सगे भाई थे और ये उनके सगे भाई नैरोबी में क्या कर रहे थे, कीनिया में क्या कर रहे थे, कीनिया में वो कारोबार कर रहे थे। ज़रा ये कहते हैं कि उनके जो सगे भाई हैं वो इनके फ्रंट मैन थे अरशद शरीफ के और अरशद शरीफ के जो कारोबारी मामला और बिजनेस थे उसको देखते थे और कीनिया में अरशद शरीफ ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और कोई उन्होंने फार्म हाउस बना रखे थे। अब ये वाकया कीनिया की जो कैपिटल है नैरोबी, इससे कोई 200 किलोमीटर दूर पेश आया और ये एक रियासत है और ये मगादी काउंटी है। ये मगादी से नैरोबी जा रहे थे और कजादो काउंटी एक रास्ते में एक रोड आता है और ये एक्चुअली मगादी रोड ही है। जिस तरह हमारे यहाँ जीटी रोड है, इसी तरह वहाँ पे ये मगादी रोड एक बड़ा रोड है जो कि 2 बड़े शहरों को
मिलाता है या उनकी काउंटीज को मिलाता है, तो उस पर ये जा रहे थे। और जिस जगह ये वाकया पेश आया वहां पे पुलिस का एक ट्रेनिंग स्कूल था, और ये जो फायरिंग की गई है ये उस ट्रेनिंग स्कूल के एहलकारों ने की है। अभी ट्रेनिंग स्कूल के एहलकार वहां क्या कर रहे थे और इनका इस फायरिंग से क्या लेना देना था, उनको क्या ये पुलिस की ड्यूटी थी, जो थाना था वहां पे उसने नाका लगाया था, ये उन ज़ेरे तरबियत एहलकारों ने लगाया था। तो अभी तक की इतलात ये है कि शूट आउट करने वाले ट्रेनिंग स्कूल के एहलकार थे, और इस ट्रेनिंग स्कूल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है GSU। ये मगादी का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, और इसके लोग थे जिन्होंने वहां पे, और ये वाकया यानी ये स्कूल जायवकुआ से कुछ ही दूर है। ये जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल है वहां से कुछ ही दूर ये वाकया पेश आया। और ये वाकया इतवार की रात तकरीबन 9 बजे का है, और 9 बजे अरशद शरीफ अपने भाई खुर्रम के साथ जा रहे थे। भाई ड्राइव कर रहा था और अरशद शरीफ उनके बाएं जानिब थे। ये राइट हैंड ड्राइविंग है, तो उसमें बाएं जानब अरशद शरीफ बैठे थे और दाएं जानब उनके भाई बैठे थे। जब ये पुलिस के मुताबिक तो उन्होंने बैरियर लगाए हुए थे, रुकावटें खड़ी हुई थी, इनको रुकने का इशारा किया, ये नहीं रुके तो फायरिंग कर दी गई। अब गाड़ी पर जो फायरिंग हुई है वो चारों तरफ से हुई है। गाड़ी पर एक तरफ से फायरिंग हुई, सामने से भी फायरिंग हुई है, राइट लेफ्ट से फायरिंग हुई है और पीछे से फायरिंग हुई है। तो इसका मतलब ये कि पूरी एक तैयारी थी, पूरी एक प्लानिंग थी उस गाड़ी को रोकने की या जो भी कह लें। लेकिन ये जिसने भी फायरिंग की ये पूरा प्लान करके फायर किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, 9 गोलियां लगी हैं लेफ्ट साइड पे, फ्रंट जो स्क्रीन है, सामने की जो स्क्रीन होती है, और एक गोली लगी है बैक साइड से, 2 गोलियां लगी हैं राइट साइड पे जहां उनका भाई ड्राइव कर रहा था, एक दरवाजे को लगी है, और एक राइट साइड का जो गाड़ी का वो था टायर, उसको ब्रस्ट करने के लिए गोली मारी गई। यानी उस गोली टायर में मारी गई ताकि गाड़ी रोकी जाए, फिर गाड़ी के दरवाजे को गोली लगी, ड्राइवर जख्मी हुआ, ड्राइवर मरा नहीं, ड्राइवर के ऊपर उसने ब्रस्ट नहीं मारा, लेकिन अरशद शरीफ के ऊपर जो है वो गोलियों का एक पूरा ब्रस्ट चला, और जो एक्चुअली उसकी मौत हुई वो सामने से आने वाली गोलियों से नहीं हुई। उसकी जो एक्चुअली मौत हुई वो एक पीछे से गोली उसको सर पे लगी है, जो पिछले हिस्से से गुजरते हुई सर के सामने हिस्से से निकल गई है, और वो एक ही गोली लगी है। ये अब तक की जो इतलात है मैं आपको बता रहा हूँ। और पुलिस जो है उसने तो खैर बहुत सी बातें की है। वो उनके ख्याल में कई वो एक चोरी शुदा कार थी जो मुगादी शहर की तरफ आ रही थी, पीछा करने वाली पुलिस ने मुगादी पुलिस को इतला दी, मुगादी पुलिस ने इतला पर नाका लगाया, हलाक होने वाले शख्स ने गाड़ी नहीं रोकी, इसके बाद कार पर फायरिंग हुई, अरशद शरीफ जख्मी हो गए, और इस तरह की बातें। अगर आप इसको पाकिस्तान में होने वाले पुलिस मुकाबलों को, पुलिस इनकाउंटर्स को अगर स्टडी कर लें तो आपको कीनिया में होने वाले इस पुलिस इनकाउंटर का में ज़रा बराबर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये मारने के बाद जिस तरह जायब को बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है, ये उसी तरह की कोई वारदात लगती है। अब इसके पीछे पर्पज़ क्या था ये समझने के लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अरशद शरीफ की मौत ज़ाहिर है एक बड़े साफ़ी है, और उनकी मौत की बहुत सारी चीज़ें, इसमें एक और पहलू ये हो सकता है कि चूंकि रात का टाइम था और जिस जगह पे ये वाकया पेश आया है ये जिस सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा यानी हमवार सड़क नहीं थी, इसमें मट्टी धूल ज़्यादा थी, इसे कह सकते हैं कच्चे का इलाका था, और शायद ये कोई ज़रूरी इलाका था जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीनें ली हुई थी या वहाँ पे कोई फार्म हाउस बनाए हुए थे, तो ये उसी किस्म के इलाके से निकल रहे थे। मुमकिन है क्योंकि अफ्रीका में रात को लूटने वाले डाकू शाकू बहुत होते हैं, और पाकिस्तान में भी होता है। रात को अगर आप किसी गाड़ी को हाथ देकर रोकने की कोशिश करें तो लोग नहीं रोकते जब तक वो प्रॉपर शनाख्त ना हो। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने समझा होगा कि कुछ अफ्रीकी डाकू हैं, डकैत हैं, चोर हैं, जो भी है, वो उनको रोककर लूटना चाहते हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं। चूंकि हुर्रम जो है गाड़ी चला रहा था तो वो वहाँ के लोगों के मिजाज को भी समझता होगा, और उसने सोचा होगा कि ये ऐसे ही कोई इन्होंने रात को अंधेरे में हमें लूटने के लिए कोई पत्थर रख दिए सड़क पे और ये हमें लूटना चाहते, तो उसने वहां से गाड़ी भगाने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअली जो फायरिंग फिर चारों तरफ से हो गई वो पुलिस एहलकार निकल आए,
और पुलिस के मुताबिक उन्होंने नाका लगाया हुआ था और उन्होंने जो है वो अब वो कहते हैं हमने रुकने का इशारा किया, लेकिन अगर रुकने का इशारा किया होता तो फिर खुरम देख लेता कि पुलिस एहलकार है, पुलिस की वर्दी में है। लेकिन पता नहीं इसमें ये कन्फ्यूजन है, ये खुरम ही बता सकता है उनका भाई कि एक्चुअली उसने पुलिस को देखा था या नहीं देखा था, और फिर अगर उसने पुलिस को देखा था तो गाड़ी क्यों नहीं रोकी। ये वो मिस्टीरियस पॉइंट है। ये अब आपके सामने मैंने आपको बताया कि ड्राइवर टारगेट नहीं था, टारगेट बाई तरफ बैठा हुआ शख्स था जो कि अरशद शरीफ था। और फिर चूंकि पहले ये जब कीनिया पुलिस ने मौका इख्तियार किया तो कहा था कि वो जी गाड़ी में कोई किसी को यरगमाल बना के कोई बच्चे को किडनैप था, तो बच्चा अगर किडनैप गाड़ी में होता तो फायरिंग से वो बच्चा भी मर सकता था। तो बाद में ये मौकफ चेंज होकर कहा गया कि नहीं, वो गाड़ी छीने जाने की इत्तला थी और ये गाड़ी छीन के लोग भाग रहे थे, कुछ किस्म की बात। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन हुकूमत पाकिस्तान भी करा रही है। पाकिस्तान के जो कंसर्न मुतलका इदारे हैं वो भी इसके बारे में वरीड है कि इसको किसने वहाँ पे केनिया में टारगेट किया, फिक्स किया, या इसकी कोई दुश्मनी थी, या इसको आइडेंटिफाई करके मारा गया, या ये ऐसे मारा गया। अब अरशद शरीफ के अपार्ट फ्रॉम दिस के उनके नज़रियात से इख्तलाफ है या नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे या वो टाउट साफी थे, बहुत सी बातें। और जैसे ही खबर आई मैंने को बताया कि सबसे पहले लोगों ने इदारों को अटैक करना शुरू कर दिया, चूंकि वो इदारों के खिलाफ था, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था और वो बड़ी हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो इस तरह की बातें करके लोगों के जज्बात को जो है वो हवा दी गई और लोगों ने फिर जो यानी इदारों को बुरा भला कहने का लाभ मुतनाही सिलसिला शुरू किया। तो मैंने उस पर भी कहा था कि अभी रुके, इसको देखे, इसको स्टडी करे, वेट करे। और वो वैसे तो जर्नलिज्म का हीरो है, लेकिन जिस तरह उसको शहीद का दर्जा देकर और जिस तरह उसके ऊपर उसको मजलूम बनाकर एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर कहते ना उसकी बॉडी को सेल करने की कोशिश की जा रही थी, वो उसकी वजह से मैंने कहा था कि थोड़ा सा होल्ड करें, कुछ चीजें सामने आने दें। अब यकीनी तौर पे उनकी मौत जो है वो हमारे लिए बहुत ही दुख का बायस है और तकलीफ का बायस है। हमारी फटर्निटी के थे और ये कीनियन पुलिस जो है इनको बताना चाहिए कि जिन एहलकारों ने फायरिंग की है वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, और उनका स्टेटमेंट जो है वो सामने आना चाहिए। एक्चुअली खुर्रम अहमद एक बड़ा विटनेस है, वो हकायक बता सकता है। वो जख्मी है, वो भी इतना जख्मी नहीं है, उसको एक गोली शायद नीचे टांग वांग में कहीं लगी है। और अब लेकिन ये तय है कि अरशद शरीफ की मौत जो है वो ऑन स्पॉट हो गई थी। वो इतने भी यानी वो बच नहीं सके, उनको काफ़ी गोलियां लगी हैं, लेकिन जो एक्चुअली गोली लगी है वो शायद जो फ्रंट पे गोलियां लगाई है वो गाड़ियां रोकने के लिए थी, गाड़ी रोकने के लिए थी, टायर फ्लैट करने के लिए थी। और जो एक गोली थी वो सर पे लगी, वो थी प्रॉपर निशाना। ये कुछ इसका ये जो स्टडी हमने किया है, जो अफ्रीकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अफ्रीकन न्यूज एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं, मैंने उस पे स्टडी करके आपको बताया। कीनिया के अंदर बड़ा आसान है कारोबार करना, और कीनिया के अंदर मैंने ये भी देखा कि टॉप 10 बिजनेस के अंदर जो चौथे नंबर पर बिजनेस है वो यूट्यूब का है, और पांचवें छठे नंबर पे व्लॉगिंग का बिजनेस है, ब्लॉग्स का बिजनेस है। तो हो सकता है अरशद शरीफ चूंकि इसी फील्ड के आदमी थे, यूट्यूब के और ब्लॉगिंग के, हो सकता है उन्होंने वहाँ पे अपना कोई प्रोडक्शन हाउस खोलने का सोचा हो, वो इस सिलसिले में गए हो। लेकिन वो उनका ये ताल्लुक तो यानी जो उनके भाई के मुताबिक वो वहाँ पे डेवलपर थे, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो कुछ अपना काम कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, और कोई कंस्ट्रक्शन, कोई लैंड का काम कर रहे थे, वहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम बना रहे थे, या कुछ भी कर रहे होंगे, या कोई फार्म हाउस कर रहे हो। अभी ये कहना कबल वक्त है। तो चूंकि वो कारोबार, ये को पाबंदी नहीं कि साफी कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन उनका कारोबार ये शायद किसी के इल्म में नहीं होगा। और ये भी लोग सोचेंगे जी कि क्या साफी के पास इतना पैसा होता है कि वो बैरून मुल्क अपना कोई कारोबार स्टैंड कर सके। तो बाज़ लोगों के पास होता है, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत पैसा कमाते हैं। बाज़ लोग बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं और वो मुश्किल गुजारा करते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, यही वो चीज़ है जो कि बाज़ औक़ात आपको ऐसे रास्ते पे ले जाती है जहाँ से आपकी वापसी मुमकिन नहीं होती। खासकर इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर जिनके पास बहुत सारी मालूमात होती हैं, और वो बाज़ औक़ात ऐसी मालूमात उनके पास आ जाती हैं जो उनकी जान के लिए खतरे का बायस बन जाती है। तो ये इस में सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको बताई। अब खास सबके लिए जो बुरी खबरों का आगाज था, अरशद शरीफ की मौत तो उनके लिए बुरी खबर है ही। और लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें जो है वो लाल झंडी दिखा दी।
गए थे बड़े तमतराक से कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नाअहल करार दिया तो उसका फैसला मुअत्तल किया जाए। तो अतर बिरला साहब ने कहा रुको सब्र करो भाई, एनी जल्दी का दी है, कोई मतलब ठंडी करके खा लो, एडी तत्ती तत्ती खाने की लोड़ है। तो जिस तरह एकदम अतर बिरला साहब ने उनको यानी होल्ड कराया, उससे यानी कोई तासर ये मिला कि फौरी रिलीफ इस मामले में नहीं मिल सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान की एक सीट से नाअहल हुआ है, बाकी जहाँ चाहे इलेक्शन लड़ सकता है, उस पर इलेक्शन लड़ने में कोई पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने ये फैसला भी उन्होंने ये वर्डिक्ट नहीं दिया, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे केस की समाअत करने की जो इस्तदा थी ना वो मुस्तरद कर दी, और बड़े यानी ये तो मुतालबा ही करते थे कि आज ही फैसला सुना दिया जाए। उन्होंने कहा भाई दरखास्त तो ठीक करके लिख के ले आओ और उसका फैसला तो ले आओ, इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर तफसीली फैसला है, उसकी कॉपी साथ लगा दे, फिर हम देख लेंगे। तो इसको बहरहाल ये अगले 2-3 दिन में डाल दिया गया कि 3 दिन बाद जो है इसके ऊपर जो है यानी बात होगी या काम करेंगे। तो तोशाहाना रेफरेंस था जिसमें वो नागली के खिलाफ बैरिस्टर अली जफर पेश हुए थे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वकील साहब ने कहा जी हमें इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसले की नकल नहीं दे रहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कोई बात नहीं, इसमें इतनी जल्दी की क्या बात है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा जी हमने चंद दिन बाद इलेक्शन लड़ना है और हमें मसाइल का सामना है। तो उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन लड़ना तो लड़ ले, कोई इलेक्शन लड़ने में पाबंदी नहीं है। वकील ने बताया कि जी 30 अक्टूबर को इलेक्शन है और हमने वहाँ पे इलेक्शन लड़ना, तो इस फैसले को मुअत्तल कर दे। तो अदालत ने कहा कि किसको मुअत्तल करें, हमारे पास तो फैसला ही नहीं हमारे सामने, तो पहले फैसला ले आए। और जिस सीट से इमरान खान डी नोटिफाई हुए थे नाखली सिर्फ इस हद तक है, तो अदालत कोई नई मिसाल कायम नहीं करना चाहती, अदालत लिख कर देगी तो करता है कमीशन आपको फैसला दे देगा। तो एक इसमें इनको यानी हुआ एम्बैरसिंग हुई, दूसरा उनकी मियाँ वाली की सीट खाली करार दे देगी, उनकी नाहली का नोटिफिकेशन हो गया। तीसरा उन्होंने एक दरखास्त दी थी वो जो ऑडियो लीक्स की थी कि जी ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए, तो वो दरखास्त भी इतराज़ात के साथ वापस हो गई है। उन्होंने कहा जनाब ये पकड़े दरखास्त, और उस दरखास्त में वो दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई थी, ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई थी नाहली का फैसला मुअत्तल करने के लिए, और एक दरखास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए, और वो भी इतराज़ात लगा दिए गए। तो कहा गया जी कि ये तो मुतल्लका फोरम ही नहीं है आपका, आप या क्या अमल लेना आगे, पंजाबी कहते हैं अमल लेना है तुझे, और कहीं ना वापस जाए, ये कोई मुतल्लका फोरम नहीं है। और दरखास्त में बुनियादी हुकूक से मुतल्लक मामले की वजाहत नहीं की गई, और ये भी नहीं बताया गया कि ऑडियो लीक्स के मामले पर आर्टिकल 184(3) का इतलाक कैसे होता है। ओ खान साहब ने किया जी वो GIT बना दे और इस पर कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन, और इसकी तहकीकात कर ले। खान साहब ने आदत पई हुई है कि मैं ऑर्डर करांगा तो काम हो जाएगा, और हो रहा था। अब वो थोड़ी सी फजा बदल गई है, अब जुडिशरी भी जो है वो चीज़ों को स्टडी करके ही हाथ डाल रही है। तो खास साहब को यहाँ भी जो है यानी एक अच्छी खबर उनको हुई, मिल गई कि उनकी दहशतगर्दी के केस में जमानत होगी। उन्होंने कहा जाओ ऐश करो, दहशतगर्दी के मुकदमे एक और 2 केसों में उनकी जमानत हुई आज, एक दहशतगर्दी के मुकदमे में, एक जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो वो हल्ला गुल्ला किया उसके ऊपर। इसके अलावा एक और खबर है, वो खबर ये है कि बिलाखिर कहते हैं ना हिंदुस्तान ने अपनी ऊपर हुकूमत का बदला ले लिया है, बरतानवी राज से हिंदुस्तानी राज शुरू हो गया, और ये मौजा हो रहा है। इसे मौजा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, तारीख का सफर, दायरों का सफर। कल तक बरतानिया हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करता था, जब पाकिस्तान और इंडिया जॉइंट यानी एक ही मुल्क था, तो इस पर बरतानिया ने बहुत राज किया, और गोरों ने धोखे से हमारी मुगल एम्पायर को तबाह किया, उसके बाद राज किया। आज कई 100 सालों के बाद इंडिया के अंदर, बरतानिया के अंदर एक भारतीय निजात जो है शख्स वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है। तो बरतानिया के अंदर अब भारतीय राज कह ले, हिंदुस्तानी राज कह ले, तो वो करने जा रहा है। ऋषि सोनक जो है वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनके जो फादर है वो 1960 में बरतानिया गए थे, और अब उनको बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी का हेड बना दिया गया है, और वो इस वक्त जो है वो मजबूत उम्मीदवार है, बल्कि वो ही उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा की, और वो यानी इंग्लैंड के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो कह सकते हैं कि बदला ले लेता जी, और गोरा राज का
काले राज ने बदला ले लिया है। और वक्त अगर इस तरह ये अगर समझने की बात है कि ये दायरों का सफर होता है, कभी आप टॉप पे होते हैं, कभी आप बॉटम पे होते हैं, कभी आप टॉप पे होते हैं, कभी आप बॉटम पे होते हैं। ये स्पैन जो है ये कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का, कुछ सालों का और कुछ सदियों का भी हो सकता है। लेकिन ये सफर उसी तरह चलता है जिस तरह जमीन जो है वो घूमती है, जिस तरह चांद जो है वो चक्कर लगाता है। तो ये सब दायरों का सफर है। अगर आप देखेंगे तो आप ये इंसानी जिंदगी, तहजीब, माशरत, तमद्दन, ये नेचर और ये सारी जो कायनात की जो आपको बड़ी बड़ी चीजें नजर आती हैं, ये सब अपने अपने मदार में घूम रही हैं। तो इसी तरह आप देख लें तारीख का कितना जबरदस्त लेसन है कि एक इंडियन नजाद अब बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और फिर गोरे तो राज करेगा। और ये वो है लोग जो कि जिन्होंने लिखा होता था कि कुत्तों और इंडियंस का दाखला मना है अपने क्लब के बाहर, अपने होटल के बाहर, ये किसी को भी इंडियंस को नहीं अलाउ करते थे। तो हम भी इंडियंस थे, बाद में आज़ादी में हम अलहदा होकर पाकिस्तानी हो गए। तो बहरहाल एक कनेक्टिविटी हमारी भी है और खुशी सानू भी है कि कोई तो है गोरिया ਨੂੰ सबक देने वाला, किसी ने तो आलू रखे ना, भावे वो रशी सोने को हो भावे कोई और हो। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपने दोनों आके लोगों का बहुत ख्याल रखिए।